जय हिंद। जैसा कि टॉपिक 37 में आपको मेरे द्वारा मालखाना, टीआईपी इत्यादि के बारे में बताया गया था। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बताए हैं अभी तक, आगे वाले जो 34 से मैंने स्टार्ट की, प्रैक्टिकल सीरीज है। ये चीजें आपको किताब में ढूंढने पे बहुत कष्ट पर मिलेंगी नहीं आसानी से, क्योंकि ये बिखरी पड़ी है किताब में। किताबें बहुत मोटी मोटी हैं। तो ये मैंने आपको जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आज मेरा काम ये है, जैसे ही किसी लड़की के साथ, जैसे अभी ये एक बंगाल का एक केस है रेप का। इसमें तो लड़की मर गई है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे एक दिल्ली का खूनी दरवाजा रेप केस था। ऐसे केसेस में क्या होता है कि लड़की अपना बयान देती है, तो उसकी पहली कंडीशन तो ये होती है, जैसी पुलिस के पास कोई लड़की आज की डेट में अगर जाती है, लड़की का बयान सच्चा है झूठा है, ये काम पुलिस का देखने का नहीं है। उसका काम सिर्फ ये है कि पहले वो उसकी जो सूचना है, जो बता रही है, किसी लेडीज पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा रिकॉर्ड करा है। दूसरे नंबर पर उसका, लड़की का तुरंत जो है, जितनी जल्दी हो सके, सेक्शन 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसका जो है मेडिकल में भेज के उसका मेडिकल करा, और उसके तुरंत बाद सेक्शन 183 के तहत अपने मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो अपना मजिस्ट्रेट है, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन लगा हुआ है कि सर इस लड़की का बयान रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि ये अब बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके विषय में सेक्शन 180 की उपधारा का सब सेक्शन 3 का जो प्रोविजो है, परंतु है, उसके अंदर पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस लड़की के बयान को तुरंत जल्द से जल्दी 183 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड कराए। तो क्या है, मैंडेटरी प्रोविजन है। इस सेक्शंस को पहले 164 कहा करते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। तो एक पुलिस ऑफिशियल्स का ये कार्य है कि वो तुरंत उस लड़की को लेके पहुंचे और वहां जाके जज साहब का नाम लिख के ऊपर कि इन द कोर्ट ऑफ सच एंड सच जज, एफआईआर नंबर सच सच अंडर सेक्शन सच एंड सच, लिखने के बाद में उसमें लिख के सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर, नाम नहीं छुपा ले तो अच्छा है, नाम अपने रिकॉर्ड में रख ले लड़की का, सारा उसमें ब्रीफ फैक्ट्स लिखे, सर इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड ऑन सच एंड सच डेट, इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस विद दिस गर्ल, शी वांट टू मेक स्टेटमेंट बिफोर यू। तो उस मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो उनके लिंक एमएम होंगे, ओ सॉरी मेन एमएम होंगे, उनके सामने ये एप्लीकेशन रखी जानी चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति ना हो कि वो छुट्टी पे है, तो उनका जो भी एमएम हो, लिंक एमएम, उसके सामने रखी जाए। लेकिन अब जो 83 सेक्शन आया है, उसके अंदर ये किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है जो उस जिले में हो, जिले का हो। लेकिन हम वो बताएंगे जो प्रोसीजरल बात है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो अडॉप्ट की जाती है। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगाएगी, तो मजिस्ट्रेट साहब अपने लिंक एमएम के सामने उस एप्लीकेशन को लेंगे और उस लिंक एमएम को मार्क कर देंगे। लिंक एमएम उस पे जो है बयान रिकॉर्ड करेंगे, और बयान रिकॉर्ड करने के बाद आईओ की एक एप्लीकेशन लेके आईओ को उसकी एक कॉपी दे देंगे बयान की, और दूसरा उसको फिर बंद करके सील बंद लिफाफे में करके उसी मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में भेज देंगे कि सर आपके ये है। तो ये वाला बयान
जब मुकदमा ट्रायल पर आएगा, तो उस समय ये आरोप पत्र के साथ या क्लब हो जाएगा। उस कोर्ट में ही पड़ा रहेगा, उसी कोर्ट में रहेगा, लिंक कोर्ट वहाँ भेज देगी और वो वहाँ पड़ा रहेगा और वो उसी चार्जशीट के साथ क्लब हो जाएगा। तो ये है एक प्रोसीजर बयान रिकॉर्ड करने का लड़की का। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर कुछ प्रोविज़न्स दिए गए, जो मैं पूरे सेक्शंस को पढ़ूँगा आपको। कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी में पढूँ, क्योंकि हिंदी में तो बता ही दिया गया है सारा का सारा। अंग्रेजी में पढूँ तो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जब आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपकी थोड़ी अंग्रेजी तो आप समझ ही सकते हैं जितनी बोली जाएगी। इसके अंदर एक बात और होती है, कभी-कभी ये जो सेक्शंस है, ये जो सेक्शन है, ये लड़की के बयान के को कैसे लिखा जाए, प्रोसिक्यूटर के फ़ेवर, प्रोसिक्यूटर के पक्ष के लिए ही ये बनाया गया है, लड़की के लिए खास करके। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये एक मजिस्ट्रेट की बृहत पावर देता है, जिसको रिलायबिलिटी ज़्यादा है। और इस सेक्शंस के अंदर अगर कोई मुल्ज़िम कोई अपना स्टेटमेंट देना चाहता है, या कोई ये स्टेटमेंट देना चाहता है, या अपना कोई कन्फेशन करना चाहता है। कन्फेशंस आप समझते हैं, जब कोई मुल्ज़िम अपने अपराध को जिसमें वो शामिल रहा हो, उसको कोर्ट के सामने ये कहना चाहता है, अपनी गलती मानने के लिए एहसास करता है और अपना बयान देना चाहता है, अपनी इन्वॉल्वमेंट का साथ-साथ दूसरे व्यक्ति के भी इन्वॉल्वमेंट का। इसकी कितनी वैल्यू है, ये तो उम, एविडेंस का एक्ट का मामला है। लेकिन इस तरीके के बयान रिकॉर्ड करने की, ये जो है, ये सेक्शंस जो है, पावर मजिस्ट्रेट को प्राप्त करता है। तो प्रत्येक केस में जहाँ बलात्कार का केस हो, 304 बलात्कार का केस हो या लड़की की छेड़छाड़ का केस हो, ऐसे केसेस में लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराना पुलिस का उत्तरदायित्व है, और वो बयान जल्दी से जल्द कराया जाना चाहिए, और उसका मैटर, तो ये बयान सेक्शन 183 में रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी क्या कंडीशंस हैं, जरा सा सुने। इसके बारे में सबसे पहले तो यही सेक्शन कहता है कि 180 कहता है कि जो इस तरीके के रेप वगैरह के केस सेक्शंस हैं, उनके अंदर लड़की का बयान जो है तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने 183 में कराना चाहिए। ये सेक्शंस क्या कहता है, और इसकी एक और बता दूँ, जब इसमें मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और ये किसी का, तो एक सर्टिफ़िकेट भी जज साहब को इश्यू करना होता है। अगर मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड ही होता है, तो जज साहब को एक सर्टिफ़िकेट भी इश्यू करना होता है। और ये भी बताना होता है मुल्ज़िम को कि भई देखो, तुम इस बयान को देने के बाध्य नहीं हो। यदि इस तरीके का बयान आप देते हैं, ये एक्यूज़ के बयान की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं, तो ये बयान आपके खिलाफ पढ़ा जाएगा कोर्ट में। तो ये जो सेक्शंस है 84, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको बताना मेरे लिए ज़रूरी था। इसकी कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मजिस्ट्रेट अपने हाथ से लिखने के बाद में इस बयान को, अगर किसी मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड था, ये उसके अंदर देगा कि भई मैंने मुल्ज़िम को समझा दिया था कि भई ये देखिए, आप कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो। अगर आप करोगे तो ये आपके खिलाफ जो है, न्यायालय में एज़ ए एविडेंस प्रयोग हो सकता है, और मुझे जो ये बयान इन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि ये इसकी जो है वॉलंटरीली दिया गया बयान है, और ये मेरी उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया है और मेरे सुनते हुए लिखा गया है। इस तरीके का एक सर्टिफ़िकेट या एक मेमो उस बयान लिखने के बाद में मजिस्ट्रेट अपने टाइप करा के या अपनी कलम से लिखकर उसके नीचे अपने सिग्नेचर अपेंड करेंगे, अपने सिग्नेचर लगाएँगे। तभी वो बयान वैल्यूएबल होगा। अब इस सेक्शंस को तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसे पढ़ने को तो मैं समझता हूँ किताब से पढ़ लोगे, मैं इस पे पढ़ूँ तो और टाइम ख खराब होगा टाइम मेरा, और मैं इत्ते में आगे चला जाऊँगा। तो इसकी जो सारी बारीकी थी मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी मैं इसकी 2-3 बातें इम्पोर्टेंट जो आपको लगती है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति, लड़की, बच्चा जिसका बयान लिखा जाना है, वो शारीरिक व मानसिक रूप से विविक्षित है या कम बुद्धि है, तो उसका बयान जो है
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और साथ-साथ दुभाषिया भी रखना चाहिए मजिस्ट्रेट। और महिला अधिकारी अगर इस बयान को रिकॉर्ड करे तो ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ महिला अधिकारी ना हो तो पुरुष, लेकिन कोई ना कोई महिला उस चैम्बर में होनी चाहिए। और उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ये रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे आप मोबाइल से कर लें या किसी से कर लें तो उसकी भी कॉपी फिर आपको मजिस्ट्रेट साहब को भेजनी पड़ेगी। और बस यही इसकी बेसिक इंग्रीडिएंट्स है और कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। जैसे कि वीडियोग्राफी मैंने बताया कि वीडियोग्राफी भी ऐसी चीज़ कराई क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू है, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ देता हूँ आपको, क्योंकि आपका सैटिस्फैक्शन हो जाएगा। Any magistrate of the district in which the information about the commission of offence has been registered may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at the time afterward, but therefore the commencement of the inquiry or trial. कहाँ रिकॉर्ड होता है? ये ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले हो सकता है, इंक्वायरी के दौरान हो सकता है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है। अवॉर्डेड फॉर एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, पहले होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेक्शन मेड अंडर दिस सबसेक्शन में also be recorded by the audio video electronic means in the presence of advocate of a person accused of offense. accused की प्रेजेंस भी हो सकती है। आगे इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जरा सेक्शन सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। इफ द मजिस्ट्रेट सेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, अब यहाँ कन्फेशन के लिए, लड़की के बयान के लिए, कन्फेशन के लिए, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntarily. तो कन्फेशन के अंदर प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का बयान पुलिस उसे पकड़ के लाती है और कहता है मैं बयान देना चाहती हूँ, लेकिन वो आदमी मना कर देता है, हो सकता है वो उस समय पुलिस के दबाव में हो। इसीलिए ये कहा गया है कि ये वॉलंटरली होना चाहिए कन्फेशन पुलिस जुडिशियल के सामने, और जुडिशियल ऑफिसर का ये कर्तव्य है कि वो उसको वार्निंग देके देखो यू आर नॉट बाउंड टू मेक दिस स्टेटमेंट, इफ यू विल मेक द सेम विल बी रीड अगेंस्ट यू। This is a mandatory provision. If magistrate did not follow it, it is harmful for the prosecution case as well as for natural justice. Thereafter, अगर कोई आदमी आकर इस बयान को देने से मुलजिम मना कर देता है तो उसकी पुलिस कस्टडी फिर नहीं दी जाएगी। ये नहीं दिया जाएगा कि पुलिस को जा भेजा मार पीट कर लिया इसको और दोबारा बयान दिलवा, नहीं, मजिस्ट्रेट उसकी पुलिस कस्टडी डिक्लाइन कर दे। ये सेक्शन 3 में कहता है if at any time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate it states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. The magistrate can send that person to judicial custody, into judicial custody, but not to the police custody. लास्ट इसका सॉरी इससे अगला चौथा इसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें एक्यूज के स्टेटमेंट के लिए, प्रोसिक्यूटर के बयान के लिए नहीं है। फोर्थ सेक्शन 183 का फोर्थ सबसेक्शन, एनी सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कंसेंट। इट इज इंपॉर्टेंट, if any accused made any confession, it should be signed by the accused. The further
रिकॉर्ड्स क्या है? द मजिस्ट्रेट शैल मेक ए मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। वो क्या है, जरा पढ़ें। आई हैव एक्सप्लेन्ड नेम ऑफ accused, that he is not bound to make confession, and that if he does so, any confession he may he may make may be used as evidence against him, and I believe that his confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the persons making it, and admitted to him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him, signed by the judge. Signature of the judge, magistrate is important. तो ये क्या है, ये नियम है। तो देखिए, इसके अंदर एक और बात है। यदि वो कन्फेशन नहीं है, तो लड़की का यदि बयान लिखा जाता है, तो उसमें मजिस्ट्रेट को उससे कसम भी लेनी चाहिए, कसम भी लेना है। ये क्या कहता है? एनी स्टेटमेंट made under subsection first shall be recorded in such a manner hereafter provided for the recording of evidence as in the opinion of best fitted to the circumstances of this case, and the magistrate shall have power to administer oath to the persons whose statement is so recorded. अगर मजिस्ट्रेट किसी का बयान ऐसा लिखता है, तो उसको कसम भी दी जानी चाहिए, उसको कसम पर लिखाना चाहिए बयान। इसके लिए एक बात और इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये इसका सेक्शन 6 है, 186 83 का, और उसका जो है बी, जो सब सेक्शन बी है 6 का, पैरा 6 का, सब सेक्शन 6 का पैरा बी क्या कहता है? ए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग अंडर क्लॉज ए ऑफ ए पर्सन हु इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटल और फिजिकल डिसेबल shall be considered a statement in lieu of examination chief. एग्जामिनेशन चीफ मैं आपको बताऊंगा ट्रायल में क्या होता है, जब ट्रायल पढ़ाऊंगा। अभी तो ये पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल थॉट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज बिफोर द चार्जशीट और कंटेंट्स ऑफ चार्जशीट। जब वो बताऊंगा एग्जामिनेशन चीफ, ये कहता है कि उस गवाह का अगर कोई मेंटल या थोड़ा कमजोर है, तो इसको एज ए एग्जामिनेशन चीफ पढ़ लिया जाएगा, एग्जामिनेशन चीफ माना जाएगा इसको, और इसका उपयोग सीधा वकील साहब को दे दिया जाएगा कोर्ट में जब ट्रायल होगा, कि आप इस पर क्रॉस कर लीजिए, दोबारा बयान रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है उसको। आगे क्या कहता है? एग्जामिनेशन चीफ एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 such that the maker of the statement can be cross examined on the such statement without the need for recording the same as the at the time of trial. तो यहां ये बयान जैसा लिख दिया था, इसी को बयान मानकर, कि जैसे कोर्ट में बयान हुआ है, इस बयान को मानकर सीधा का सीधा वकील से कह दिया, वकील साहब से कह दिया कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, आप पैसे जो दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। कहने का मीनिंग देयर बाय ये है। ठीक है, अंडरस्टैंड पॉइंट? बोलिए। सेवेंथ पैरा इसका क्या कहता है? द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन shall forward it to the magistrate by whom it case it is to be inquired into or tried. इसको भेज देगा तुरंत के तुरंत उसी मजिस्ट्रेट के सामने कि भाई ये लीजिए, आपका जो बयान आपने मुझे मार्क किया था, आपको भेजा जा रहा है। अब ये देखिए 20 मिनट मुझे हो गए, और मैंने चाह रहा था आपको 4 चीजें पढ़ाऊं। क्या चीजें पढ़ाऊं? 4, और पढ़ाई गई केवल एक। क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। भाई साहब 200 वीडियो भी बनाई जाए ना, आईपीसी सॉरी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय दंड संहिता में,
तो 200 में भी आपका चैप्टर खत्म और नहीं होगा। कॉलेज में जब हम पढ़ाते हैं किसी को या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कई बार लेक्चर दिए मैंने। एक आपने नाम सुना होगा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर झड़ौदा कला, और एक और है उसका नाम दिमाग से उतर रहा है, अजीब सा नाम है। एसटीसी, स्पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, राजेंद्र नगर, दिल्ली। और कई बार मैंने लेक्चर्स जो हैं इस एससी-एसटी एक्ट में जो है एक चाणक्य प्लेस में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी दिए हैं ये। लेक्चर देना मेरी आदत है, शौक है मेरा, शौक करता हूँ ये पूरा। मैं इसको कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं है, रिटायर आदमी हूँ, सिर्फ ये बच्चों को सिखाने के लिए है मेरा, इसका कोई पैसा-वैसा की उम्मीद नहीं करता मैं इसके लिए। मेरे पास कोई apparatus भी नहीं है, जिससे मैं इन्हें एग्ज़ाम बना रहा हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो बढ़िया भी नहीं है। तो सर अब हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से ये बयान चार्जशीट का पार्ट होता है और चार्जशीट में यूज़ होता है, और एक वकील को इसमें से पढ़-पढ़ के पढ़ना चाहिए और इसमें से कमियाँ और पेशियाँ कमियाँ निकालनी चाहिए। स्टेट की कमी भी निकाली जा सकती है, पुलिस की कमी भी निकाली जा सकती है, और इस बयान को रिकॉर्ड कराने में जितनी देरी होती है, ये उतना ही डाउटफुल होता चला जाता है। तो इट मस्ट बी प्रॉम्प्ट, इमीडिएट, इसकी तभी वैल्यू है। देखिए 22 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट तो खामोखा पानी पीने में और बातों में चले गए। नेक्स्ट है वीडियोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक इज वीडियोग्राफी। इसमें 2 में ही हो जाएगा पीरियड, मुझे लगता है। आजकल जगह-जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। तो यदि कोई घटना जिसका चश्मदीद गवाह नहीं मिल पाता, तो ऐसे में सरकार ने जो वीडियो लगा रखे, उन वीडियो को ले लेना चाहिए, और उन वीडियो को लेने के बाद में जुडिशियल फाइल, पुलिस फाइल का रिकॉर्ड बनाना चाहिए और पुलिस फाइल पर रखना चाहिए, और उसको एफएसएल से जांच करानी चाहिए उसकी ऑथेंटिसिटी के सर्टिफिकेट के लिए। कई बार जो समझदार पुलिस ऑफिसर होते हैं और जब कोई और एविडेंस नहीं होती, तो उस मुलजिम को भी वो एक्सपर्ट के सामने पेश करते हैं, और एक्सपर्ट उसे चला फिरा कर देख के कंफर्म कर देता है कि ये मुलजिम जो इस वीडियो में दिख रहा है, यही मुलजिम जो है वीडियो में दिख रहा है, और ये जो मुलजिम पेश किया गया ये वही मुलजिम है। तो अब आपको वीडियोग्राफी कैसे कोर्ट में प्रूफ की जाती है, कैसे सिद्ध की जाती है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैंने एक जगह सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन पढ़ी थी कि वीडियोग्राफी कैसे सिद्ध करी जाए। देखिए अब नया अमेंडमेंट आ चुके हैं, सरकार ने क्या चेंज किया है मैं नहीं जानता अभी, लेकिन वीडियोग्राफी का जो लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड किया था, अभी ओवररूल तो नहीं हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। किसी आदमी ने कत्ल होते हुए कोई केस देखा और उसे वीडियो से शूट कर लिया, या सीसीटीवी कैमरे में कोई इंसिडेंट कैद हो गई, तो आईओ का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उस सीसीटीवी फुटेज को, यदि वो सरकार, यदि जिसने ये वीडियो बनाया है, जिसने ये वीडियो बनाया है, उससे उसकी फुटेज ले ले, उसके उस मोबाइल को ले ले। देखिए जी, बात यही है कि लॉ, अब आपका वो कोई 50,000 का मोबाइल क्यों देगा? मैं नियम नियम की बात बता रहा हूँ, आप लें ना लें ये आपका काम है, मेरा तो काम लॉ बताने का, पुलिस को भी बताने का, लॉ को, और आपको भी, स्टूडेंट्स को भी। और आपके लिए जो एडवोकेट हैं, तो आपके लिए कमी है ये, आप इसका बेनिफिट लोगे। एज पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप पहले से जिसने वीडियो बनाई है, उसका एग्जामिनेशन करें कि भाई ये वीडियो मैंने बनाई है। एक तो ये हो गया, उस व्यक्ति से ये सर्टिफिकेट लेना। अगर मान लो सपोज करो तो घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है इंफॉर्मेशन, सीसीटीवी कहेगा घर में लगा हुआ, तो उसमें क्या सर्टिफिकेट लेना?
पहला सर्टिफिकेट, पहले तो उसके यहाँ जाएं, व्यक्ति के यहाँ, उससे जाके कहें भाई आप इसकी कॉपी दीजिए, पुलिस जाए और कॉपी दे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस तरह की हेल्प पुलिस को करेगा। सीसीटीवी फुटेज यदि सरकारी है तो सरकारी उससे एक कॉपी ली जाएगी। कॉपी लेने के बाद में उसकी डीवीआर ली जाएगी, डीवीआर सील की जाएगी, डीवीआर सील की जाएगी। उस डीवीआर को लेने के बाद में वो जो डीवीआर ली है, जो अगर सरकारी कर्मचारी का सरकारी है तो सरकारी आदमी से, और प्राइवेट आदमी के यहाँ लगा हुआ है कैमरा तो प्राइवेट आदमी, एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे घर में ये कैमरा लगा हुआ है। आज मैंने पुलिस को इसमें से निकाल के जो कंटेंट्स थे घटना से संबंधित वो मैंने दे दिए हैं। इसके अंदर मेरे द्वारा कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा था, जैसी इस कैमरे ने रिकॉर्डिंग की है वैसी दी गई है। इस कैमरे को हम मेंटेन करते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये टेम्परिंग का एक सबूत देना हो। इस सर्टिफिकेट के बगैर वीडियो कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सकती, ऐसा लॉ है। अब इस वीडियोग्राफी को जब मुलजिम पकड़ा जाता है, उस वीडियो को चला के उसका कंपैरिजन करा जाता है कि हाँ जी ये यही मुलजिम है, देख लिया जाता है। और फिर उस वीडियो को और उस मुलजिम को कोर्ट की परमिशन लेके फॉरेंसिक लैब में भिजवाया जाए, एप्लीकेशन दी जाए जज साहब के सामने कि श्रीमान जी इस तरीके से वो घटना हुई थी। एक पुलिस ऑफिशियल के लिए बता रहा हूं, इस तरीके से एक घटना हुई थी और ये मुलजिम उसमें दिखाई दे रहा था और इसकी जो है वहां से तायद करानी है। केस में हमें 3 बातें पूछनी है। क्या ये जो सीडी तैयार हुई है, क्या ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसके अंदर कोई टेम्परिंग तो नहीं है? दूसरे के ये मुलजिम इसमें जो दिख रहा है, ये वो उस केस में बता रहा हूँ जहाँ कोई आई विटनेस नहीं है और सरकारी सीसीटीवी फुटेज है। तो इसकी कि ये व्यक्ति वही है, इसकी एक्सपर्ट से शनाख्त करानी, एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट लेना। तब वो एफएसएल जाएगा, मुलजिम को भी एफएसएल पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके मुलजिम को पेश किया जाएगा और वो सीडी वो चलाएंगे सीडी, और चलाने के बाद वो कंफर्म करेंगे हाँ भाई ये जो वीडियो बनी है ये जेन्युइन है, इसके अंदर कोई, क्योंकि वीडियो के अंदर एडिटिंग हो जाती है। तो एडिटिंग होने से मान लो मैं कह तो रहा हूं कि हाँ भाई भारतवर्ष की जय, और कोई आदमी ये देखे कि भाई विनोद शर्मा जी ने जी भारतवर्ष को गाली दी है, तो हमारे यहाँ लॉ में क्या है कि भाई पहले कंफर्म करो ये चीज सही है नहीं है, क्योंकि इनमें वीडियोग्राफी में कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है। तो वो उसको चला के देखेंगे तो वो एडिटिंग एकदम पता लग जाती है इन कैमरास पे। तो वो सर्टिफिकेट वो जब जाएगा एफएसएल वाले, तो एफएसएल वाले ये जांच करने के बाद ये लिख के देंगे कि इसमें जो दिख रहा है व्यक्ति वो वही है जो वीडियो में दिख रहा है और ये व्यक्ति वही है। इस तरीके का एक सर्टिफिकेट आने से कोर्ट को उस वीडियोग्राफी को सिद्ध किया जा सकता है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रूविंग द सीसीटीवी फुटेज इन द कोर्ट, और इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑल पुलिस ऑफिशियल्स टू फॉलो दिस रूल, follow these rules. Otherwise, the video is useless and cannot be read in evidence. अब अगर सपोज करो किसी आदमी ने ये वीडियो शूट करी थी, तो उसके सामने लिखा जाए, उसका बयान लिखा जाए कि आज मैंने ये वीडियो, और मुलजिम पकड़ लिया जाता है जब, आज ये वीडियो मेरे सामने दोबारा चलाई गई, मैंने ये देखा और देख के पहचाना कि ये व्यक्ति जो आज पुलिस ने पकड़ा है ये वही व्यक्ति है जो इस वीडियो में दिख रहा है। ये बयान को पुलिस को अब 161 नहीं, 161 में पहले बयान रिकॉर्ड करती थी पुलिस, अब पुलिस के लिए बयान रिकॉर्ड करने की पावर है 180 में, 180 सब सेक्शन 3, 180 सब सेक्शन 3 में पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है। तो उसके तहत 161 की जगह 161 का तो बयान ही मामला खत्म कर दिया। ये मैंने किताब पढ़ी थी ये, तो उसमें मुझे दिखा ही नहीं 161 का कोई प्रोविजन का ही कि कहाँ प्रोविजन फेंका, तो मैंने पढ़ने के बाद लगाया
कि 161 का जो बयान है वो 80 180 वाला बयान को ही अब 161 वाला माना जाए इसके सब धारा 3 में। तो पुलिस वो बयान लिखेगी उसका इस तरीके से वीडियो प्रूफ की जाती है। तो सबसे पहली बात, कोई भी वीडियो जब ली जाए तो एफएसएल भेजी जाए, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेके भेजी जाए, मुलजिम को वहाँ पेश किया जाए। वीडियो के बारे में एफएसएल ये कहे कि इसके अंदर देयर इज़ नो टेम्परिंग। जब ये कह दिया जाएगा, ये सर्टिफिकेट फाइल पाया जाएगा, तब वो चार्जशीट का पार्ट होगी। तो ये चार्जशीट का अभिन्न अंग है। तो भाई साहब आज कोशिश तो बहुत करी थी, अब 30 मिनट में होता कुछ नहीं है भाई साहब, बस कहानी सी गाँव में हम भी चले जावें। ये सारी चीज़ें बड़ी सीरियस हैं, धीरे-धीरे करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। धीरे-धीरे आएगी भाई साहब, जल्दबाजी का नहीं, लॉ का मामला बड़े स्लो-स्लो समझो। आपको तो हम बता भी रहे, हमें तो बताने वाले भी नहीं मिले। सालों-साल लोगों के पीछे बस्ते में उठाए किताबें ढूँढते रहे, तब भी किसी ने ये बातें नहीं बताई। ये तो अच्छा है फ़ेसबुक और व्हाट्सएप का युग है, जो आप लोगों को इस तरीके के मटेरियल मिल रहे हैं और धन्यवाद करें उस सरकार का जिनने मुझे रिटायर कर दिया और पेंशन दे रही है। तो मैंने कोई दूसरी नौकरी ना करके ये सोचा कि भई ये लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाऊँ, ताकि ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई फ़ायदा हो सके। नमस्कार, जय हिंद। अब आगे क्या पढ़ाऊँगा, अब ये थोड़ी अब कल के लिए देखता हूँ क्या होगा। आज के लिए मेरा इतना ही 2 टॉपिक मैं 2 वीडियो रोज़ बनाता हूँ 30-30 मिनट की। तो उसके लिए 1-1 2-2 घंटा खुद भी स्टडी करनी पड़ती है। अभी तो फिर आज जो है मैंने आपको ये कराई है। अब इसके बाद मैं ये कराऊँगा स्केच ऑफ वेपन और हैंडिंग ओवर मीमो ऑफ सील। अगले टॉपिक में ये होगा। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साहब आप लोगों को।